गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वर्षा, अभिनव, नंदनी, पिंकी। तो आज के इस सेशन में हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो 25 जुलाई की शिफ्ट 4 के हैं, जिसमें जो एवरेज स्कोर था जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेशन किया था एस्पिरेंट ने, लगभग 48,000 एस्पिरेंट्स थे। और इस शिफ्ट की बात करूं तो लगभग हमारे पास यहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोगों ने जो डेटा दिया था उन्होंने एवरेज में 30 स्कोर किया था 50 में से। ठीक है, और जो एस्पिरेंट सर्वे में पार्टिसिपेशन करते हैं ऑलरेडी ठीक ठाक एस्पिरेंट्स होते हैं। तो अब होता क्या है ना, जब पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक होता है, ऐसा नहीं है कि ये लोग 30 ही कर सकते थे एवरेज में, ये लोग 40 तक पहुंच सकते थे शिफ्ट में बड़े आराम से। लेकिन एग्जाम टाइम में प्रेशर हैंडलिंग के कारण हमारा स्कोर कम हो जाता है। अगर मैं इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन है जो थोड़े से टाइम लेने वाले होंगे मुश्किल से, बाकी क्वेश्चन स्मूथली आप करते चले जाएंगे अगर आपने टॉपिक्स पढ़े हैं। तो हमें बस उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है जो टाइम टेकिंग है और उन्हें लास्ट के लिए छोड़ना है। अगर इतना भी कर पाए तो मैं मानता हूं जिन लोगों की तैयारी ठीक ठाक है वो यहाँ पे आराम से 40 प्लस इस शिफ्ट में स्कोर कर सकते थे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी। और कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच में जुड़ सकते हैं, फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी, काफी सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें साथ में क्या दे रखा है कि s प्लस टी प्लस यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं। मल्टीपल तरीके हैं मेरे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसे बेसिक से जाऊं इस क्वेश्चन को लेके और बेसिक से सोल्व कर लूं। ठीक है, क्योंकि मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा, इट मे टेक सम टाइम। बेसिक से भी अगर मैं देखूं तो मुझे सिंपली दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक कि किसका फॉर्मूला है, s प्लस टी का होल स्क्वायर है और माइनस यू स्क्वायर है। इसके बाद अगर मैं नीचे वाले पार्ट को देखूं तो अगर मैं एस स्क्वायर को अलग कर दूं और माइनस को कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा टी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2tu, मतलब टी प्लस यू का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा एस प्लस टी प्लस यू और बचेगा एस प्लस टी माइनस यू, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा एस प्लस टी प्लस यू और यहाँ पे बचेगा एस माइनस टी माइनस यू। आप देखेंगे यहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे पास सीधा आंसर बचेगा एस प्लस टी माइनस यू। कहां पे एस प्लस टी माइनस यू, इसमें नहीं है, इसमें है, और एस माइनस टी माइनस यू। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट चला जाएगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, क्लियर है या नहीं है। एग्जाम में तो आप ये वाले पॉइंट भी नहीं लिखते, आपको पता जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस वाला घटेगा ही, तो डायरेक्टली आप ये वाली स्टेटमेंट दोनों के लिखते हो और अपने आंसर से मैच कर लेते हो। बेसिक से बड़े आसानी से हो गया। बाकी आप और चीज सोच सकते थे कि मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या है, एक एक्सप्रेशन है, 0 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। तो तीनों वेरिएबल की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से एज्यूम करके इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई कर सकता था। ठीक है, आप पहले चाहते तो ये कर लेते, चलो मैं सर टी और यू को 0 कर लेता हूं। मेरे पास मैंने टी और यू को क्या कर लिया, 0 कर लिया, तो मेरे पास खाली बचेगा एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर जो आ जाएगा 1। और अगर टी और यू को यहाँ पे 0 कर लूंगा तो यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर इसके अलावा मैं एक एक करके v को 0, u को 0, मतलब अलग अलग चीज को 0 करके, 2 वैल्यूज को 0 करके तीसरे पे वेरीफाई कर सकता था। वरना सबसे आसान है तीनों की वैल्यू पुट कर देते। आप कहते सर s को एक काम करता हूं, मैं s को 2 रख देता हूं, u को 1 रख देता हूं और v को -1 रख देता हूं। ठीक है, पुट करोगे चारों ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन आपको मोस्ट प्रोबेबली सेटिस्फाई करेगा, आपका आंसर वहां से मिल जाएगा। ठीक, तो वैल्यू पुटिंग मेथड यू कैन यूज। बाकी बेसिक से बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। अब क्वेश्चन में कहता है मेरे पास जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है क्यूब का, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, सॉरी लॉन्गेस्ट डायगोनल की लेंथ एक क्यूब की ये दे रखी है, इसकी वॉल्यूम बतानी है। तो मेरा जो क्यूब होता है उसकी जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होती है, ये वाली डायगोनल, इसकी लेंथ होती है साइड रूट 3। अगर मेरे पास साइड ए दे रखी हो तो साइड रूट 3, ए रूट 3 अगर 7 रूट 3 के बराबर है तो ए का मान कितना आ गया मेरे पास, 7 आ गया। और क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, 7 का क्यूब दैट इज 343। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म, कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर। चलें आगे, सेकंड्स में करने वाला सवाल। अगला सवाल हमारे पास, अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज ड्रॉन
inscribed in a right angle triangle ABC, right angle at C, if AC equals to 12, then what is the value of CB? ये क्वेश्चन था। ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C है, इसके अंदर हमने एक सर्कल डाल दिया, AC कह रहा है 12 है, जो इस सर्कल का रेडियस है वो मुझे कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें ये वाली लेंथ बतानी है कि ये वाली लेंथ क्या रहेगी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, ज्योमेट्री, तो आपने एक चीज सभी लोग करवाते हैं, मैं भी करवाता हूं, कि अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल की डायमेंशन ये 3, 4, 5 वाला हम एक स्पेसिफिक केस लेके चलते हैं, इसके अंदर अगर हम एक सर्कल डालते हैं तो उसका रेडियस क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं इसे इससे कंपेयर करूं तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे पास क्या होंगे, मेरे पास यहाँ पे ये 1 है, ये 3 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4 हो गया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 हो गया, 4 और 12 सेटिस्फाई कर रहा है। तो तीसरी लेंथ मेरे पास क्या होगी, 3 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 16, और ये वाली लेंथ मेरी 16 आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म। जिसे अगर ये वाला रिजल्ट पता है, ठीक है, जिसे ये वाला रिजल्ट नहीं पता, बेसिक से करना हो तो हम कैसे करेंगे, मैं बेसिक से भी आपको एक बार बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिक से भी इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। बाकी ये क्वेश्चन जिन लोगों ने इस टाइप का नहीं कर रखा पहले क्वेश्चन, तो वो इस क्वेश्चन को स्किप करके उन्हें आगे बढ़ना था। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है, इन रेडियस होता है हमारा बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहां पे ना हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू पता, ना परपेंडिकुलर की, सिर्फ बेस की वैल्यू पता है। ये हो गया 4, हमारे पास ये 12 प्लस पी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आएगा 8, 12 में से 8 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 4, तो मेरे पास h माइनस पी किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, वो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगी, है ना। इसे अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो ये हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर में स्प्लिट होगा। हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर इज नथिंग बट 4, 4 से 144 को काटूंगा तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 36। तो मेरे पास हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर कितना हो गया, 36 हो गया। मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाली इक्वेशन में से इसे घटाओगे और एवरेज निकाल लोगे। 36 माइनस 4 32 डिवाइडेड बाई 2, परपेंडिकुलर का मान कितना आ गया मेरे पास, 16। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया, बेसिक से भी और डायरेक्ट कंपैरिजन से भी, जो इस टाइप का हमने ऑलरेडी फिगर करी हुई है। चलें क्या आगे, कोई डाउट है तो पूछ लो। पीडीएफ विद सॉल्यूशन अभी अवेलेबल नहीं है सीजीएल 2023 की, विद सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं देते हैं हम, ठीक है। बाकी जो भी पीडीएफ ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी डाउट, एक टेलीग्राम ग्रुप मिलता है उन्हें भी, कोई डाउट हो तो आप वहां पे पूछ सकते हो। लाइव क्लास आपको क्लासेस के अंदर 2023 करके मैथ्स क्लास के अंदर जाओगे ना आप, तो वहां पे मैथ्स 2023 टीयर 2 करके एक फोल्डर होगा, उसमें सारी क्लासेस मिलेंगी। कहता है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। अगर मेरे पास क्या है, x2 है और y3 है, कैसे सोल्व करेंगे, रेशनलाइज करते हैं। सबसे पहले मेरे पास √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √3 है। क्या करेंगे, √2 माइनस √3 इधर मल्टीप्लाई, इधर भी √2 माइनस √3 कर देंगे, तो मेरे पास नीचे तो -1 बचेगा, √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, जो क्या आएगा 2 + 3 माइनस 2 इंटू √2 इंटू √3 डेट इज 6, यही आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसे और सिंप्लीफाई करूंगा तो 5 माइनस 2 √6 या 2 √6 माइनस 5, ये मेरा इस सवाल का उत्तर हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। अगला सवाल मेरे पास क्वेश्चन में कहता है एस क्या करता है, 50,000 रुपीज 2 अकाउंट्स में डिपॉजिट करता है, एक 8% का इंटरेस्ट देता है और एक 12% का इंटरेस्ट देता है। एक साल के बाद जो उसे टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है, 5200 का। तो हमें बताना है कि 12% की ब्याज दर से उसने कितने पैसे जमा कराए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कर सकते हैं, वरना आप एलिगेशन से करना चाहें एलिगेशन से भी कर सकते हैं। तो मैं एलिगेशन से बता देता हूं, ठीक है। एक ब्याज दर है मेरे पास 8% की, एक है मेरे पास 12% की। इन दो इस पैसे को स्प्लिट किया ना इन दो पार्ट में, तो इसमें कितने परसेंट का ब्याज मिला आप ये देख लो। टोटल ये 5200 है डिवाइडेड बाय
50,000 है, 520 से कर लेता हूँ, इंटू 100% करना पड़ेगा मेरे पास, सॉरी 500 से, तो मेरे पास 0 से 0 एलिमिनेट होगी और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10.4%। तो इफेक्टिव ब्याज का दर इतना मिला है। एलिगेशन लगा दूंगा, यहाँ पे 1.6 आ गया, यहाँ पे मेरे पास 2.4 आ गया, ये रेशियो क्या आ जाएगा 2:3। ये 2:3 क्या डिनोट करता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट, मतलब जो 50,000 रुपए थे वो किस रेशियो में मैंने स्प्लिट करके इन्वेस्टमेंट करी थी। तो 2+3 रेशियो, ये हुआ 5 रेशियो। 5 रेशियो रिप्रेजेंट करता है हमारी इन्वेस्टमेंट टोटल 50,000 को। तो 3 रेशियो किसके बराबर होगा, 12% रेट पे कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे हमने, ये आ गया 30,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है या नहीं है? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाकी बेसिक से करते तो आप कहते हैं सर x प्लस वाई मेरे पास कितना हो गया, x मान लेता हूं 8% ब्याज दर पे जो पैसे निवेश करें, y मान लेता हूं 12% ब्याज दर पे जो मैं पैसे निवेश करें, तो ये मेरे पास 50,000 हो जाता। फिर मैं कहता है 8% ऑफ x प्लस क्या कहते हैं 12% ऑफ y, ये किसके बराबर होता है 5200। अब इसमें भी मेंटल मैथ्स में भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि मैनुअली कर पाए। तो मैं ये कहता कि यार मुझे y का मान निकालना है, तो इसमें भी 8% से गुना, इसमें भी 8% से गुना और इसमें भी 8% से गुना कर दूं, तो ये मेरे पास 4000 आएगा, ये 5200 है, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 1200, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 4% ऑफ y के बराबर हो जाएगा। 1% मेरा 300 के बराबर हो जाएगा और 100% मेरे पास किसके बराबर 30,000 के बराबर। ये लिख के मैं सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। मैनुअली हम इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्टली भी करते हैं, जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट जब करेंगे तो हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस जैसे होते हैं जिससे में, उससे रिजेंबल करता है ये वाला टाइप। चलें आगे। कहता है एक क्यूबॉइड है जिसकी 3 साइड्स हैं 4, 6 और 8। इसे एक पेपर से हमने कवर कर दिया, इस पेपर को रिमूव किया और एक स्क्वायर बना दिया हमने। हमें बताना व्हाट इज द साइड ऑफ दिस स्क्वायर, जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड क्या रहेगी, और यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2-2 डेसिमल प्लेसेस पे वैल्यू दे रखी हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होंगी। अगर मैं इसे सोल्व करने जाता हूं तो जब इसके चारों तरफ हमने कपड़ा लपेट, मतलब वो क्या कहते हैं पेपर लपेटा है क्यूबॉइड के घनाभ के, तो वो सरफेस एरिया पे होगा। तो टोटल कपड़े का एरिया जो कि जिसकी हमें जरूरत पड़ी होगी इसे कवर करने के लिए, वो टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा। इसके टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ट्वाइस, ठीक है, LB प्लस BH प्लस HL लिखते हैं हम। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे क्या करूं, अगर ये L है, ये B है और ये H है, मैं यहाँ पे H को कॉमन ले लूं, L प्लस B आ जाएगा मेरे पास और मेरे पास प्लस LB आ जाएगा। ये क्यों करा मैंने, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है, वरना 3 बार मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है। और L प्लस B इसलिए सम करा क्योंकि 4 और 6 10 होता है, मुझे पता है। तो यहाँ पे 2 80 और ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा 4 × 6 24। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई ये आई 104,208। और इसी कपड़े को यूज करके हमने एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, इन दोनों का एरिया बराबर होगा ना, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। मुझे साइड बतानी है, x का मान क्या आएगा। अब 208 है रूट के अंदर, इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, आप कहोगे सर 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। तो ये 14 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू जाएगी। चारों ऑप्शन में 14 के केस में ये वाली वैल्यू आ रही है, ऑप्शन नंबर है, तो यही करेक्ट होगा, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। 14.42 क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। जो भी क्वेरी है साथ के साथ पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब देखो ये कितना बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है तरुण owned a plot of land having an area that was 10% more than the area of the plot owned by बसब। ठीक है, एक तरुण है एक बसब है, इतना मैंने पढ़ा, इतना ही कर लेता हूं। ठीक है, तरुण के पास 10% ज्यादा एरिया है तो बसब के पास 10 होगा, तो तरुण के पास 11 हो गया। एंड द एरिया ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड ओन्ड बाय नकुल वाज 40% मोर देन द एरिया ऑफ द प्लॉट ओन्ड बाय तरुण। तरुण जितना ओन करता है उससे 40% ज्यादा है किसके पास, नकुल के पास। तो अब इसका 40% ज्यादा करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो तरुण का 10 मान लो अगर मैं, तो नकुल का कितना हो जाएगा 14। बाद में रेशियो मेंटेन कर देंगे। कहता है इफ द एरिया ऑफ द प्लॉट ओन्ड बाय नकुल, नकुल जितना ओन करता है एरिया प्लॉट का उसकी वैल्यू दे रखी है, हमें बताना है कि बसब कितना एरिया ओन करता है, बसब का एरिया बताना पड़ेगा।
ठीक, तो नकुल से मैं तरुण का निकाल सकता हूं, तरुण से बसप का निकाल सकता हूं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, या तो रेशियो को पहले ही मेंटेन कर लेते हैं। अगर रेशियो को मेंटेन करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पे 11 से गुना करना पड़ेगा। तो मेरे पास 14 इंटू 11 रेशियो के बराबर होगा, तो 2695 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 11, और हमें किसका बताना है, बसप का बताना है, तो ये 10 इंटू 10 है। क्लियर। अगर मैं सोल्व करूंगा तो 2 से तो ये 7 आ जाएगा और मेरे पास ये 5 बचेगा, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर चाहिए तो मेरा आंसर क्या होगा, 50 का मल्टीपल होगा। 50 का मल्टीपल चार ऑप्शन में ये है और ये है, इन दोनों में से मेरा आंसर निकल के आएगा। लेकिन ये एग्जैक्ट 50 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे मेरे पास ओड वैल्यू है, यहाँ पे ओड वैल्यू है, ओड वैल्यू है। अगर इसे मैं पूरा काटूंगा तो जहां यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी ओड। ओड नंबर को अगर 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड लास्ट डिजिट मेरे पास क्या होगी, 5 होगी। तो यही आंसर हो सकता है। ठीक है, एज लॉन्ग एज अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं दे रखा तो हमारे पास क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गया सभी लोगों को। काटना चाहो काट दो, काटने में भी कुछ नहीं जा रहा, आपका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। मैंने बस आपको तरीका बताया कि हाँ ऐसे कैलकुलेशन भी बचाई जा सकती है। चले, किसी भी ओड वैल्यू को अगर मैं ओड वैल्यू से डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट मेरा हमेशा ओड ही आता है, इवन रिजल्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 का फैक्टर इसमें नहीं है तो इवन मिलेगा कैसे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। कहता है एक माइक्रोवेव ओवन है जिसका मार्केट प्राइस इतना है, उसे हमने बेच दिया इतने का, तो कितने % का हमने डिस्काउंट दिया। अरे यार आंसर कैसे मार्क रह गए सब पे, ये तो मजा खराब हो गया सारा का सारा। चलो जितना है ये उतना ही करते हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस में दोबारा रीअपलोड कर दूंगा। ये वाला क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो फटाफट से, छोटा सा क्वेश्चन है। आया इस क्वेश्चन का आंसर। देखो अगर एमआरपी इतना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, तो डिस्काउंट बताने में क्या जा रहा है, इसमें से इस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं, 20, 24, 25, 21। ठीक है, वरना रिस्क क्यों लेना, पूरा सोल्व भी कर लो, सिंपल सिंपल वैल्यूज दे रखी हैं। ये मेरे पास 98 आएगा, ये 1 आएगा, और मेरे पास यहाँ पे 15 माइनस 12 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरे पास 1599 इंटू में 100%। आप देखेंगे इसका ये क्या है, 2 गुना है, तो 0 से एक 0 करिए और आंसर आ गया 20%, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, विदाउट आंसर्स PDF।
क्वेश्चन में कहता है इस फिगर के अंदर पी क्यू क्या है, डायमीटर है सर्कल का, जिसका सेंटर हमें क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। ठीक है, आगे कहता है एंगल क्यू आर, हमें ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 100 डिग्री का। हमें बताना है एंगल पी एस आर। तो सबसे पहले हमें ये डायमीटर दे रखा है, इसका अगर हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे सीधा सीधा पता है अगर ये वाला एंगल 100 डिग्री का है तो ये वाला एंगल आर्क क्या ले रहा हूं, क्यू आर आर्क को अगर हम देखें तो अगर सेंटर पे एंगल अगर ये 100 बन रहा है तो ये क्या बनेगा, 100/2, ये 50 डिग्री का एंगल बनेगा। प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास जो सेंटर पे एंगल बनता है अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल θ/2 होता है ना। दूसरी चीज, अगर ये वाला एंगल हमारे पास 60 आ गया, एक प्रॉपर्टी हम और पढ़ते हैं। अगर मैं पी आर आर्क को देखूं, हमें क्या एंगल बताना है, पी एस आर। हमें ये वाला एंगल बताना है ना। तो आप देखेंगे ये 100 है तो ये पूरा 180 लाइन है तो ये 80 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं थी, मैं डायरेक्टली कर सकता था। ठीक है, सॉरी, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये 100 है, ये 80 है। तो अगर मैं पी आर आर्क को देखूं तो ये सेंटर पे एंगल बना रहा है 80 का, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, 80/2 दैट इज 40। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, कुछ नहीं करना था इस सवाल में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, थीव से रिलेटेड काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए। लंबा क्वेश्चन है, आप एक बार रीड करेंगे 4-5 लाइन का, तो वैसे ही आपको लास्ट के लिए छोड़ना है। ठीक, सोल्व कैसे करेंगे वो हम अभी देख लेंगे। कहता है अ थीफ स्टील्स एन आइटम एंड एस्केप्स रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 km/h। एक थीफ रहा होगा, उसने इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करा, चोरी करी और 15 किलोमीटर की स्पीड से भागने लग गया। ठीक है, मैं मान लेता हूं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब पुलिसमैन अराइव्स एट द स्पॉट ऑफ द क्राइम 4 मिनट्स आफ्टर 4 मिनट्स। 4 मिनट के बाद पुलिस वाला यहां पे आया। तो थीफ तो भाग ही रहा था 4 मिनट, तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 मिनट में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। ये हम साथ के साथ निकाल लेते हैं। और थीफ ने 4 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, मिनट को आर में कन्वर्ट करूंगा तो 4/60 दैट इज 1/15, और 15 इंटू 1/15 डिस्टेंस निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर। तो 4 मिनट में थीफ ने 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली जब पुलिस वाला यहाँ पे पहुंचा, और अब थीफ मेरा यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। 16 मिनट्स आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेज द थीफ, देयर इज स्टिल अ गैप ऑफ 200 मीटर बिटवीन द टू। अब यहाँ पे चोर के लिए मैं ये पेन यूज कर रहा हूं रेड, और पुलिस के लिए मैं व्हाइट वाला यूज करूंगा। अब 16 मिनट तक चोर और भागा और 16 मिनट तक पुलिस वाला चोर के पीछे भागा। तो अब जो इनके बीच का गैप है ना वो कम हो गया, वो 400 मीटर का, वो कितने का रह गया, 200 मीटर का गैप रह गया सिर्फ 16 मीटर चलने के बाद। तो कहता है कि जहां पे चोरी हुई थी वहां से कितनी दूरी पे पुलिस वाला थीफ को पकड़ता है और यहाँ पे पुलिसमैन की स्पीड क्या रही होगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर जो डिस्टेंस था वो मेरा 1 किलोमीटर था, अब 200 मीटर रह गया, तो 800 मीटर का डिस्टेंस जो बीच में था पुलिसमैन और थीफ के वो कितने मिनट में कवर हुआ, वो 16 मिनट में कवर हुआ। बचा कितना है, 200 मीटर का। तो 200 मीटर का जो इनके बीच का गैप है वो कितने टाइम में कवर हो जाएगा, 1/4 कर दूं अगर मैं इसका 1/4 कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4 मिनट। अगले 4 मिनट में पुलिस वाला क्या करेगा, थीफ को पकड़ लेगा। तो टोटल जो टाइम लगा वो हो जाएगा 16 + 4 दैट इज 20 मिनट्स। जब पुलिस स्पॉट पे पहुंची उसके 20 मिनट के बाद थीफ को पकड़ लिया गया। अगर मैं डिस्टेंस निकालूं कि इस 20 मिनट के अंदर थीफ ने कितनी दूरी तय करी होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की अगर मैं दूरी निकालूं, सॉरी आगे जहां पे वो दोनों एक दूसरे को पकड़ेंगे इस पॉइंट तक की दूरी निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, 20 मिनट मतलब 20/60 इतने आर इंटू में 15 की स्पीड है 1/3, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर पहले भाग चुका था थीफ और 5 किलोमीटर और भाग गया, मतलब 6 किलोमीटर। चोरी करने के 6 किलोमीटर के बाद थीफ पकड़ा गया तो डिस्टेंस हो गया 6 किलोमीटर। 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, हमसे पुलिस वालों की स्पीड भी पूछी गई थी, तो पुलिस वाले की स्पीड भी निकाल सकते हैं। जब पुलिस वाला स्पॉट पे पहुंचा तो कितने मिनट बाद थीफ को पकड़ा, 20 मिनट के बाद। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 60 किलोमीटर। तो 60 मेरे पास 6 किलोमीटर सॉरी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, स्पीड। टाइम है 20 मिनट, तो 20 और यहाँ पे भाग 60 आर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो 18 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई स्पीड ऑफ पुलिस। सिंपल क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन पढ़ते रहो, करते रहो, खत्म। चलें क्या आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कहता है यहां पे हमारे पास 2018, 2019, 2020 और 2021 में एक कंपनी का एक्सपेंडिचर दे रखा है इन 1000 रुपीज। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे सैलरी 200 लिखी है तो 200 इंटू में 1000 इतनी सैलरी को रिप्रेजेंट करता है। हमें बताना है एवरेज अमाउंट ऑफ सैलरी पर ईयर रहेगी, क्या रहेगी कंपनी की इन 4 ईयर्स में। तो इसका एवरेज ही निकालना है मुझे इन चारों सालों का। बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, आप डेविएशन से करना चाहें डेविएशन से, वरना आप सिंपल ऐड कर लो। 450, 750, 800, 1100, 1100 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा मैं, तो मेरे पास 275 आ गया और 3 जीरो और लग जाएगी, थाउजेंड्स में था तो। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, a प्लस बी माइनस सी 20 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना दे रखा है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc ये दे रखा है। अब ये क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे सर इसमें क्या करेंगे, अब माइनस आ गया, ये आ गया, वो आ गया। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप फॉर्मूले से करना चाहो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाले से, उससे भी कर सकते हो, बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर सकते हो। मैं बेसिक से बता देता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। मेरे पास 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकता हूं, है ना। तो कौन से वेरिएबल की वैल्यू मानी जाए, ए बी और सी में से। आप देखेंगे सी नेगेटिव में जा रहा है, यहाँ पे भी सी नेगेटिव में जा रहा है, तो सी को हटा देते हैं। मैंने सी को 0 कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे a प्लस बी का मान कितना आ गया, क्या ये 20 आ गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान मिल गया मुझे, ये किसके बराबर आ गया, मेरे पास 152 के बराबर आ गया। मुझे किसका मान बताना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, सोल्व करके बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर a प्लस बी दे रखा है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये वाली वैल्यू बन जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आ जाता है 400 के बराबर। क्यों मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसके फॉर्मूले में ab की मान की जरूरत पड़ेगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें दे रखा है 152, तो मेरे पास यहाँ पे 2ab का मान कितना हो गया, इसमें से 152 घटाऊंगा। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे ab का मान 124 आ गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है मेरे पास, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लें, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, है ना। तो मेरे पास a प्लस बी का मान ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर, डेट इज 20। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 152, ab है मेरे पास 124, इसमें से वैल्यू घटाऊंगा ये वाली, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 26। तो आंसर क्या हो गया मेरा 520, तो ये 28 है, ये पीसी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो ये हो गया 560। क्लियर हो गया सभी लोगों को क्वेश्चन ये, ठीक है। वरना इस तरह के क्वेश्चन में कई बार है ना ऐसी वैल्यू होती है कि हमें दे रखा है a प्लस बी, दे रखा है 7, और हमसे a क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसा कुछ पूछा है, बीच में कोई और रिलेशन भी दे रखा हो, तो आप कहते हैं सर a क्यूब प्लस बी क्यूब के रिलेशन में a प्लस बी तो कॉमन आता ही है, तो मेरा आंसर जो होता है वो 7 का मल्टीपल होता है। तो ये चीज भी हम कई बार देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने इसलिए नहीं देखी क्योंकि चारों ऑप्शन ही मेरे 20 से डिविजिबल थे, यहाँ पे ये 20 था, इसलिए मैंने बेसिक से पूरा का पूरा क्वेश्चन करके करवा दिया। क्लियर है क्या, चलें आगे। अगर आपको 3 वैल्यूज वाला वो फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं वो लगाना था तो आप वो भी लगा सकते थे इसमें, ठीक है। ये बेसिकली आप इसे प्लस माइनस सी लिख लेते, ये मेरे पास यहाँ पे माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते थे आप इसे, और इसे यहाँ पे प्लस में माइनस सी का क्यूब, और यहाँ पे ये माइनस इधर लगा देते और यहाँ पे माइनस सी कर देते, तो आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का पढ़ते हैं, जब हमें a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया होता है, तो वो भी यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। चलूं आगे अब मैं।
ये वाला क्वेश्चन ट्राई करूं। अब टाइम्ड वर्क का क्वेश्चन है ये, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है और इसके भी ये होता है स्टेप जिसे याद होते हैं बच्चे को, वो 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकता है, जिसे स्टेप्स याद है कि इस क्वेश्चन में करने क्या होने वाला है। जिसे बिल्कुल बेसिक से देखना है उसे यहाँ पे 45 सेकंड तक भी क्वेश्चन को सोल्व करने में लग सकते हैं, क्योंकि वो एक एक इक्वेशन खुद से ड्रॉ करेगा। जैसे क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के जो एक प्रोजेक्ट को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, हर रोज 2 लोग प्रोजेक्ट को छोड़ के जाने लग गए, जिसकी वजह से ये 15वें दिन मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ। तो हमें बताना है कि प्रोजेक्ट के बिगिनिंग में कितने स्टूडेंट्स थे। मैं मान लेता हूं प्रोजेक्ट के बिगिनिंग में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x थे और एक स्टूडेंट एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, x स्टूडेंट्स एक दिन में कितना काम करेंगे x, और ये 10 दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये हो गया मेरा टोटल वर्क। अब सेकंड केस में क्या होता है, 2 स्टूडेंट हर रोज छोड़ के जा रहे हैं, तो पहले दिन x काम होगा, दूसरे दिन 2 लोग छोड़ के चले जाएंगे, एक पर्सन एक काम करेगा, तो सेकंड डे ये काम होगा, थर्ड डे क्या काम होगा, फिर 2 और छोड़ के चले जाएंगे, तो आप कहेंगे सर x - 2 × 2 काम होगा, और इस तरीके से चलता रहेगा। अगर मैं बात करता हूं 15th डे अगर काम कंप्लीट हो रहा है, तो लास्ट डे कितना काम होगा, आप कहेंगे सर x माइनस कितने 2 × 14, क्योंकि सेकंड डे से लोग जा रहे हैं, पहले दिन तो x ने करा, फिर 2 × 1 था, फिर 2 × 2 था थर्ड डे, तो 15 डे 2 × 14। x को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास 15x आएगा, और यहां पे अगर 2 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास 1 से लेके 14 तक का सम आ जाएगा, और ये किसके बराबर, 10x के बराबर। 15x माइनस 10x मेरे पास 5x बचेगा, और ये उधर चला जाएगा 2, और 1 से लेके 14 का सम करूंगा तो 14 × 15 डिवाइडेड बाय 2, यही तो पढ़ते हैं हम। यहां से काट दूंगा, 5 से काटूंगा तो 3, और मेरा आंसर आ जाएगा 42। तो टोटल काम 42 लोगों ने स्टार्ट किया होगा करना। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इसे डायरेक्ट किस तरीके से सोच सकते हैं, जिन एस्पिरेंट ने इस तरह के क्वेश्चंस पहले किए होते हैं, उन्हें टेक्निक पता होती है। वो कहते हैं कि सर पहले कितने लोग काम कर रहे थे, 10 दिन में पहले काम कंप्लीट हो रहा था, अब 15 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो 5 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं x मानता हूं तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस था डेट इज 5x, मुझे पता है सोल्व करके यहाँ पे 15x माइनस 10x 5x ही बचता। ये किसके बराबर होता है, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उसकी वजह से तो ये मेरा 5x काम एक्स्ट्रा बढ़ गया, क्योंकि कुछ लोग बार बार छोड़ के जा रहे हैं। अब छोड़ के जा रहे हैं किससे, सेकंड डे से। टोटल सेकंड डे से लोगों ने छोड़ने जाना स्टार्ट करा, 15 डे तक जा रहे हैं, तो 14 बार लोग धीरे धीरे एक सीक्वेंस में छोड़ के जाएंगे। हर रोज 2 लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो 2 को कॉमन ले लिया, और मुझे पता है यहाँ पे ब्रैकेट में 1 + 2 + कहां तक जाएगा, ये 14 तक जाएगा। ये मैं एक लाइन में लिख सकता हूं, अगर मेरी प्रैक्टिस है तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं यहां से स्टार्ट करता, और ये भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली लिखता 5x = 2 × में 14 × 15 डिवाइडेड बाय 2। दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो मेरी इस क्वेश्चन को देख के होती अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूं मेंस का। और यही रिवीजन से आता है, बार बार आप क्वेश्चंस को सेम टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ इसे ऐसे सोल्व करना है मुझे फटाफट से, तो ये सारे स्टेप्स आप छोड़ देते हो और सोल्व करोगे, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे आंसर आएगा x का 42। यही डिफरेंस है बिगिनर में और जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करी होती है उनमें। बिगिनर लेवल पे आप ऐसे करते हो, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप ऐसे करते हो, तरीका वही है, कंसेप्ट वही है, बस आप एक एक चीज लिख नहीं रहे अब, ठीक है। आपको क्योंकि चीजें याद हैं कि यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा तो ये आंसर आ जाएगा मेरा। चलूं क्या आ गया अब मैं, कोई दिक्कत है तो बताओ, अभी तो मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, वीडियो सही चल रही है मेरे एंड पे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कहता है 20 women and 15 men together can complete a work in 6 days. It takes 150 days for a single woman to complete the work. In how many days a single man can complete the work? 20 औरतें और 15 आदमी एक काम को 6 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया टोटल वर्क। टाइम एंड वर्क में वर्क को इक्वल करते हैं, सिर्फ 150 दिन लगेंगे एक सिंगल औरत को काम को कंप्लीट करने में।
हमें कहता है कितने दिन में एक सिंगल आदमी काम को कंप्लीट कर सकता है। सोल्व कर लो। आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं काटना स्टार्ट करूं तो इसे काटूंगा तो 25, और यहाँ पे भी 5 से कट जाएगा, 4 और 3, और यहाँ पे ये 5 वीमेन, यहाँ पे 4 वीमेन है तो वीमेन इधर आ जाएगा, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आ जाएगा 3 मैन। तो एक वीमेन का एक दिन का काम 3 आदमियों के काम के बराबर है। एक वीमेन को कितना टाइम लगता है पूरे काम को कंप्लीट करने में? 150 दिन। तो आदमियों को कितना टाइम लगेगा? एक आदमी को पूरा काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 3 गुना टाइम लगेगा। तो आप कहेंगे 3 इंटू 150, आंसर आ गया मेरा 450। वरना यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो लेते थे, मैन रेशियो वीमेन आपका आ जाता 1:3, तो टाइम कितना हो जाता 3:1। तो मैन को जितना टाइम लगा उसका 3 गुना टाइम लगेगा वीमेन को। एज सिंपल एज दैट। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर आंसर आ गया यार लिखा हुआ है, तो बड़ा परेशानी वाली बात है। अभी तो मैंने सही करके डाला था, चलो कोई नहीं। 4 आदमी साथ मिलकर एक काम को 18 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो हमें बताना है कितने आदमियों की और ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी सेम काम को 12 दिन में खत्म करने के लिए। सीधा सा हिसाब है, कितने लोग हैं? 4। यहाँ पे भी आदमी है और यहाँ पे भी आदमी है, तो ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। मैं मान लेता हूं एक आदमी एक काम को एक दिन में खत्म करता है। तो 4 आदमी है, 18 दिन में पूरा काम कंप्लीट करेंगे तो ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है। आगे कहता है कि कितने और आदमियों की ले लें जिससे कि 12 दिन में खत्म हो जाए। तो मैं मान लेता हूं पहले 4 थे, अभी x और आदमी ले लेते हैं, तो काम मेरा कितने दिन में खत्म हो जाए? 12 दिन में। सोल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। आप कहेंगे सर यहाँ पे 6 से काटूंगा 2 और 3, फिर 2 से काटूंगा तो ये 2, 4 + x, 2 × 3 6 के बराबर। x का मान कितना आ गया? 2। इसे आप और भी दूसरे तरीके से देख सकते थे। आप कहते सर आदमी की बात कर रही है, पहले टाइम की अगर बात करें वर्क कांस्टेंट है, पहले 18 दिन लग रहे थे, अब मुझे 12 दिन लगाने हैं, तो टाइम का रेशियो क्या हो गया? 3:2। तो मेरे पास क्या हो गया? एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर पहले 2 लोग काम कर रहे थे, अभी हमें 3 लोगों को काम कराना चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी तो चेंज नहीं हो रही, तो मैन पावर को चेंज करेंगे। तो 2 रेशियो मेरा 4 आदमियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 रेशियो कितने आदमियों को रिप्रेजेंट करेगा? 3 दूनी 6 आदमियों। एक ही चीज है, कुछ फर्क नहीं है। बाकी सिंपल टोटल वर्क को इक्वेट करके सिंगल लाइन में लिखना है, तो मुझे तो ये बेटर लगता है अगर इससे सिंपल क्वेश्चन हो तो। ठीक है। रेशियो में कई बार एक्सपेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, एफिशिएंसी है, मैन पावर है, बाकी सारी चीजें, वरना बेसिक इज बेस्ट। अब ये सवाल है सिंपल सा, cos 40 + x = sin 30। हमें x का मान बताना है। अब देखो ये cos है तो यहाँ पे भी cos लाना पड़ेगा। sin 30 किसके बराबर? cos 90 - 30 दैट इज cos 60। 40 + x अगर 60 के बराबर, तो x का मान किसके बराबर? 20 के बराबर। खत्म हो गया क्वेश्चन, डन। 10-10 सेकंड के सवाल है ये। अब जब ऐसा इजी पेपर आए तो क्या ही कर सकते। कहता है एक 40 लीटर मिक्सचर है जिसमें 25% एल्कोहल है एंड 75% वाटर है। अगर 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाए मिक्सचर के अंदर, तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ अल्कोहल क्या होगी नए मिक्सचर में। आप कहेंगे अगर 25% एल्कोहल है, इसका 25% मतलब 1/4, 40 का 1/4 करूंगा तो 10 लीटर। 10 लीटर हो गई अल्कोहल। वाटर कितना रह गया? 40 में से 10 घटाऊंगा तो 30 लीटर मेरे पास वाटर है। अब हमने क्या किया? 10 लीटर पानी उसमें और डाल दिया, तो पानी कितना हो गया मेरे पास? 10 और जोड़ दिया तो पानी हो गया अब 40 लीटर। तो अब नया जो सॉल्यूशन बना उसमें 10 लीटर अल्कोहल है, 40 लीटर पानी है। तो हमें बताना है कि अल्कोहल कितने परसेंट है। तो अल्कोहल 10 है, टोटल कितना हो गया? 10 और 40 50 इंटू में 100। कितने परसेंट हो गया? 20% हो गया या नहीं हो गया? बताओ डायरेक्टली। सिंपल वैल्यूज थी तो मैंने वैल्यूज को यूज करके करा। अगर सिंपल वैल्यूज नहीं होती तो मैं कुछ और ट्राई करता। इसमें हो सकता है रेशियो वगैरह कुछ लगाने की सोचता। राइट, चलें आगे। अब ये वाला देखो कितना सिंपल सा सवाल दे दिया एग्जामिनर ने भी। मतलब बच्चों का जिसके भी बेसिक कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग है वो सेकंड्स में इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हैविंग स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, two runners P and Q are running around a circular track of length 500 meter in opposite directions with the speed of 6 meter per second and 10 meter per second respectively। कहता है मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, कितने मीटर का? 500 मीटर का। मेरे पास 2 रनर्स हैं P और Q,
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मतलब Q मेरा मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है और P मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। P की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड और Q की स्पीड है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहता है इफ दे एक्सचेंज देयर स्पीड्स आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम पे जहां पे भी मिले, मान लो यहां पे मिले, तो अगर ये अपनी स्पीड को एक्सचेंज कर दें तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से इन्होंने स्टार्ट करा था, यहां पे कौन पहले पहुंचेगा? P पहले पहुंचेगा, Q पहले पहुंचेगा, P और Q दोनों पहुंचेंगे या P और Q में से दो कोई नहीं है? तो लॉजिक ही नहीं है इसका तो कुछ भी, है ना। तो अगर देखो सीधी सी बात है, मैं मान लेता हूं T टाइम तक दोनों चले, T टाइम तक इस स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया गया? इतना डिस्टेंस कवर किया गया। T टाइम से 6 की स्पीड पे इतना डिस्टेंस कवर किया गया। तो मैं मान लेता हूं अगर टाइम T है तो यहाँ पे 6 की स्पीड से 60 डिस्टेंस कवर होगा, यहाँ पे मेरे पास 10T डिस्टेंस कवर होगा। अब स्पीड को अगर हम इंटरचेंज कर दें दोनों की, तो फिर क्या हो जाएगा? इसकी 10 की स्पीड थी, ये 6 हो जाएगा, तो अगले T टाइम में ये 6T डिस्टेंस Q यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर करेगा, और अगले T टाइम में क्योंकि पहले यहाँ पे 6 स्पीड थी P की, अब P की स्पीड कितनी हो गई? नहीं 10 हो गई, तो अगले T टाइम में ये इतनी दूरी तक कवर करेगा। तो दोनों सेम पॉइंट पे तो वो पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पे, दोनों सेम पॉइंट पे ही पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पे। कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि दोनों अगर एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिल गए, ठीक है। उसके बाद अगर स्पीड इंटरचेंज कर दी तो उसी T टाइम में मेरे पास यहां से T टाइम में इतना टाइम लग रहा था, स्पीड इंटरचेंज करने के बाद T टाइम में इतना टाइम लगेगा, तो सर्कल पूरा होगा। सेम गोज भी दूसरे पर्सन के साथ। तो इस क्वेश्चन में दोनों सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे। आप एग्जैक्टली निकालना चाहो वैल्यूज तो निकाल सकते हो, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है वैल्यू निकालने का। मैं कहोगे तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। मैंने क्या कहा यहां पे? इसकी स्पीड है 6, इसकी स्पीड है 10, ठीक है। T टाइम के बाद मान लो मैं कहता हूं ये पहले मिले, तो इसे मैं रेड से डिनोट करता हूं Q को, Q की स्पीड 10 है। अच्छा, ये मेरे पास है Q जो इधर भाग रहा है 10 की स्पीड से, मेरे पास है यहाँ पे P जो इधर भाग रहा है 6 की स्पीड पे। पहले मान लेते हैं T टाइम के बाद मिले, तो अगर P की बात करूं तो T टाइम में कितनी दूरी तय करेगा? ये 6 × T, 60 दूरी तय करेगा, हो गया। Q कितनी दूरी तय करेगा पहले T टाइम में? ये दूरी तय करेगा अपनी 10T। अब स्पीड को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं यहां पे, तो अगले T टाइम में ये 60 दूरी तय करेगा, और मेरे पास अगले T टाइम में जो ये है ये कितना दूरी तय करेगा? ये 10T दूरी तय करेगा। तो दोनों सेम पॉइंट पे तो मिलेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ मिलेंगे। चलो अब क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है अलजेब्रा का, -7P -3Q -8P -4Q -10P। सोल्व करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। अब इसमें क्या ही सोल्व करे, एक एक्सप्रेशन है, जीरो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम करके आप आंसर निकाल सकते हो। सबसे बेस्ट है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट ही कर दो। प्लस में सारी चीजें चल रही है, मैं एक काम करता हूं, Q को 0 कर देता हूं। अगर Q को 0 कर दिया तो P की चारों डिफरेंट वैल्यूज आएंगी ना, मेरे पास आएंगी, तो सिर्फ P निकाल लो। अगर मैं इस क्वेश्चन में से Q को एलिमिनेट कर देता हूं, यहां से Q हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? -10P, इधर जाके प्लस का 10P 18P, माइनस का 18P, और इधर जाके प्लस का 18P, तो -7 + 18P, -7P + 18P कितना आ गया? प्लस का 11P। बेसिक से खोल के करना चाहो कर लो, ठीक है। मैंने Q को हटा ही दिया ना, टेंशन देने वाली चीज, एक को पकड़ा और आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन है मेरे पास ये, इस चार्ट के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है इंडिया में फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमें इंडिया की एफडीआई का एवरेज बताना है 1992 से लेके 1997 तक। ये 1992 से लेके 1997, तो कितने हैं? 6 है। सबका सम करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सोल्व करके बता देना कि क्या वैल्यू आएगी।
चलें आगे। और ये मेरे हिसाब से ये एग्जैक्ट वैल्यूज ही हो सकता है कि हो, या अप्रॉक्स भी हो सकती है, एसएससी के ऊपर है, कह नहीं सकते। चलो क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शनल बताना है इन दोनों वैल्यूज का। एक वैल्यू ये है मेरे पास और एक वैल्यू ये है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? दो टर्म का, अगर मेरे पास दो टर्म है ए बी तो इनका मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट ए बी। तो यहां पे अगर हम सोल्व करेंगे तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस बी को अगर a प्लस बी की पावर क्यू एक क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये a प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा। a माइनस बी क्यूब को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो a माइनस बी की पावर 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर ही आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चले आगे। अब कहता है कि इन सारे नंबर्स में से 44 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। 44 से डिविजिबल का मतलब 11 से भी कटे और 4 से भी कटे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट मेरी 4 से कटनी चाहिए। तो ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से, और ये 4 से नहीं कटेगा। लास्ट की 2 डिजिट 0 to 4 से नहीं कटता। तो मेरे पास इन तीनों में से आंसर होगा। फिर मैं 11 से डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ओड प्लेसेस पे जो डिजिट्स का सम है उसमें से अगर इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम को घटा दूं तो मेरा क्या वैल्यू जो है वो 11 से कटनी चाहिए। तो अगर मैं करता हूं 4 और 2 6 और 9 15 माइनस 3 प्लस 7 10, तो ये आया 5। ये तो 11 से नहीं कटेगा। ऐसे इससे करूंगा चेक तो 2 और 8 10, 7 और 4 11, माइनस 1 बचेगा, ये 11 से नहीं कटेगा। ध्यान रखना माइनस 11 आए, 0 आए, 11 आए, ये सब 11 से कटते हैं। ठीक है, नेगेटिव में आए तो भी हम मान चलते हैं कि कटेगा। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही आंसर है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक शॉपकीपर है जिसने 1600 मैंगोज परचेज करे, 1600 मैंगोज परचेज करे 120 पर दर्जन के हिसाब से। ठीक है, 900 मैंगोज को उसने 15 पर मैंगो के हिसाब से सेल कर दिया। रिमेनिंग मैंगोज को उसने 14 पर मैंगो के हिसाब से सेल कर दिया। हमें उसका गेन परसेंट बताना है। अब दो तरीके हैं, बेसिक से करना चाहो बेसिक से, अगर आप डेविएशन लगाना चाहो तो इस क्वेश्चन में डेविएशन से भी किया जा सकता है, जिन लोगों ने एवरेज अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब मैं डायरेक्टली करूंगा। देखो हमारे पास क्या है, 120 पर दर्जन है, मतलब 12 मैंगोज का ये कॉस्ट प्राइस है। तो एक मैंगो कितने का पड़ा है? एक मैंगो का हमारा कॉस्ट प्राइस ये हमारा पड़ा 10 रुपीज का। ठीक है, टोटल मैंगोज कितने हैं? 1600 थे। 900 को अलग बेचा, रिमेनिंग को अलग बेचा, तो 900 को अलग बेचा, और रिमेनिंग कितने हैं? 1600 में से 900 घटाऊंगा तो 700 को अलग बेचा। अगर मैं रेशियो की बात करूं, क्योंकि हमें परसेंटेज ही बताना है, तो 9:7, 9 को अलग तरीके से बेच रहा है और 7 को अलग तरीके से बेच रहा है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 15 पर मैंगो के हिसाब से बेचा जा रहा है, 10 का पड़ रहा है, 15 का बेच रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट? 50% प्रॉफिट 9 पे, और यहाँ पे 10 का पड़ रहा है, 14 का बेच रहा है, तो यहाँ पे 40% प्रॉफिट कितने पे? 7 पे। अब यहाँ पे भी अगर आप डेविएशन लगा लो, 40 से कंपेयर कर लो, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 40 प्लस डेविएशन कितने का होगा? यहाँ पे 0 का, यहाँ पे 10 का, तो 10 इंटू 9 90, और ये कितने में बटेगा? 9 प्लस 7 डेट इज 16। सोल्व कर लेंगे तो 45.66 मेरे पास 45.625 इतने परसेंट का मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं। बेसिक से जाना चाहो तो ऑब्वियसली आप वैल्यू निकाल सकते हो कि आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे टोटल, कि मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा 16,000। अगर मैं बात करूंगा सेलिंग प्राइस की तो 900 इंटू 15 करूंगा तो मेरे पास 13500 आया, और यहां पे अगर मैं निकालूंगा 14 इंटू 700 तो मेरे पास 9800 आएगा। रेशियो निकालूंगा तो 0 से 0 कट जाएंगे। सोल्व करके ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। सिंपल सा सवाल था, लेकिन अगर इसमें मुश्किल वैल्यूज बना देता एग्जामिनर और वैल्यूज डाल देता, ठीक है, डिफिकल्ट वैल्यू के साथ क्वेश्चन बनता, तो हम डेविएशन से करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज हम प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ते हैं। यूट्यूब पे भी 8.5 घंटे की एक डिटेल्ड वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें सब कुछ करा रखा है। ठीक है, ये डेविएशन का कैसे यूज करते हैं ये एवरेज में पढ़ते हैं हम। बेसिक हमारा ये है। तो एग्जाम में जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखी ये सब चीजें, तो वो बेसिक से भी करेंगे तो इस क्वेश्चन में कितना ही टाइम लग जाएगा। अगला सवाल मेरे पास ये रहा,
इस फिगर में क्या दे रखा है, मेरे पास दो सर्कल्स दे रखे हैं, ठीक है, जिनके सेंटर बी और डी हैं। पहले सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियस हमें x सेंटीमीटर दे रखा है। AC एक टेंजेंट दे रखी है इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से कि AE मुझे 6 दे रखा है और EC मुझे 9 दे रखा है। हमें x का मान बताना है, कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर आप देख पाओ, आपने अगर सिमिलैरिटी पढ़ी हुई है तो बड़े आसानी से कर पाओगे। आप कहेंगे सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इक्वल हो जाएंगे। अगर ये टेंजेंट है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो मेरे पास दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए, ए प्रॉपर्टी से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। क्या मेरे पास ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए? दो एंगल इक्वल हो गए, सिमिलर हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखता हूं यहाँ पे ये मेरे पास 6 है, यहाँ पे ये 9 है, ठीक है, ये 6 का क्या हो रहा है, 2/3 हो रहा है। तो 9 का अगर मैं 2/3 कर दूं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। वरना बेसिक से आप करना चाहो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो थीटा के सामने मेरे पास 4 है, यहाँ पे थीटा के सामने मेरे पास x है, यहाँ पे मेरे पास इस वाले एंगल के सामने 6 है और यहाँ पे मेरे पास जो एक्स्ट्रा एंगल है इसके सामने 9 है। सोल्व करोगे तब भी आपको x का मान कितना मिल जाएगा। चलेंगे आगे अब हम। ऑल क्लियर? अब इस सवाल में देखो कुछ भी नहीं है, कहता है 1 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मान बताना है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, साइन थीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पे कोस कोट ये सब दे रखा है, तो अगर मुझे पता है कोस थीटा बाय साइन थीटा कोट थीटा होता है और कोस थीटा एज इट इज रह जाएगा एक। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो अगर इस तरह के पेपर में भी अगर आप 25 में से 24 करके आ रहे हो ना, तो आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी है। 24 करके आ रहे हो मतलब आपको एक क्वेश्चन का भी अगर ऐसा निकल जाता है इनमें से कि कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आपकी प्रिपरेशन में कमी है। ठीक है, कंसेप्ट आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। हाँ, सिली मिस्टेक हो गई एक क्वेश्चन में तो उसकी मैं मान सकता हूं कि चलो गलती हो गई तो हो गई, लेकिन ये 25 के 25 क्वेश्चन आपको आराम से आप कर सकते थे। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखो। ठीक है, खुद जब तक कॉपी पेन नहीं चलाओगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी। ठीक है, स्पीड आपकी खुद कॉपी पेन चलाने से बनेगी, वीडियो देखने से बिल्कुल भी नहीं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ चीजें सीखी हो या फिर आपको पता चला हो पेपर का लेवल क्या है। अगर डिफिकल्ट पेपर इस तरीके से हैं तो इजी पेपर आपके जो इजी शिफ्ट रही होंगी वो काफी ज्यादा इजी रही होंगी। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें टीयर 2 के लिए अलग स्पेसिफिक बैचेस भी होते हैं और प्री प्लस में कंबाइंड बैच भी होता है एक ही के अंदर, जिससे कि बार बार आपको पे ना करना पड़े। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग कोर्सेस अवेलेबल है जिससे आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू यू।